हेलो स्टूडेंट, मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट बजट के चैप्टर को डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि अगर आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो बोर्ड में इस चैप्टर में से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे और उसमें पूरे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो गवर्नमेंट बजट के मीनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि गवर्नमेंट आने वाले सालों में पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ पर पैसा खर्च करेगी। तो इसीलिए क्या आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो इस बात को शो करता है कि गवर्नमेंट आने वाले साल में कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ पर पैसा खर्च करेगी। ये गवर्नमेंट बजट कौन पेश करता है? देखिए, ये सेंट्रल लेवल पर भी बनाया जाता है, स्टेट लेवल पर भी बनाया जाता है और लोकल लेवल पर भी बनाया जाता है। देखिए, जो सेंट्रल लेवल के हम बजट के बारे में बात करते हैं और आपने देखा होगा फरवरी का मंथ जो है एक वेल नोन डेट है, अखबारों में भी बजट के बारे में दे रखा होता है। तो फरवरी के मंथ में जो भी देश की फाइनेंस मिनिस्टर होता है या होती है वो पार्लियामेंट में बजट को पेश करती हैं अप्रूव्ड होने के लिए। ठीक है, इस बजट को फरवरी के मंथ में पेश किया जाता है और कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब इस बजट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? इस बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ गवर्नमेंट का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस, कि गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा कमाया पिछले एक सालों में और कहाँ पर पैसा खर्च करा, और आने वाले सालों की गवर्नमेंट के आने वाले साल की प्रोग्राम एंड पॉलिसी उसके अंदर लिखी हुई होती है कि गवर्नमेंट आने वाले एक साल के अंदर कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ पर पैसा खर्च करेगी। इसी को बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। और आपको पता ही है ये जो फिस्कल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जो एंड होता है वो 31 मार्च को एंड होता है। आपको ये गवर्नमेंट बजट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट बजट के बारे में समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि पिलर ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है। देखिए, पिलर ऑफ गवर्नमेंट बजट है ग्रोथ एंड जस्टिस। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट बनाने का मकसद ये होता है कि देश को ग्रो करना, प्रॉफिट कमाना, बट सोशल जस्टिस के साथ। जितने भी देश के अंदर गरीब लोग रह रहे हैं उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, उनको भी कमाने के चांसेस मिलने चाहिए, और जो अमीर लोग हैं उनको भी कमाने के चांसेस मिलने चाहिए। तो जो गवर्नमेंट बजट है उसका जो पिलर है वो है ग्रोथ एंड जस्टिस। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में कि गवर्नमेंट बजट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। आपको पता है कि इंडिया और बहुत सारी कंट्रियों के अंदर देयर इज अ इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब है कि अमीर वहाँ पर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो सरकार को गरीबों का भी ध्यान रखना है और अमीरों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और ख़ास तौर से उसको गरीबों का ध्यान रखना है। अब ऐसी कंडीशन में सरकार क्या करे? तो सरकार क्या काम करती है कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है और गरीबों से कोई टैक्स चार्ज नहीं करती, जिसके ज़रिए ये जो इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम है उसको कम किया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकार गवर्नमेंट बजट के ज़रिए अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। तो रीएलोकेट कैसे करती है सरकार? तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो वही प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिन पर उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां शराब बनाती हैं, तंबाकू बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सारी चीज़ें वो बनाती हैं। तो सरकार क्या काम करती है? इस पर हाई टैक्स चार्ज करती है। हाई टैक्स चार्ज करने के बाद सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो जाता है। और सरकार का इस पर हाई टैक्स चार्ज करने का एक मकसद भी ये है कि जब ये प्रोडक्ट तंबाकू, शराब, गुटखा ये सब महंगा होगा तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे। इसके बावजूद भी लोग इसको खरीदते हैं। जब वो लोग खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो सरकार को उस पर टैक्स मिलता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में टैक्स सरकार के खजाने में कलेक्ट हो जाता है। फिर सरकार क्या काम करती है? उस टैक्स के जरिए जो पैसा कलेक्ट हुआ है ऐसी इंडस्ट्रियों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है जो समाज के लिए अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। जैसे खादी इंडस्ट्री को सरकार क्या काम करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो गरीब किसानों को अनाज मिलता है ऐसी कंपनियों को भी सरकार क्या काम करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ताकि गरीबों को आसानी से जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक लाइफ को गुजारने के लिए जो चीज़ें हैं वो आसानी से कम दामों पर मिल जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी आता है, डिफ्लेशन भी आता है। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है? अपने गवर्नमेंट बजट के ज़रिए इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करती है और इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट के जरिए हम क्या काम करते हैं? जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उन सबको मैनेज करते हैं। देखिए, जो रेलवेज़ होते हैं उसका बजट आता है, उसमें ये बताया जाता है कि रेलवेज़ आने वाले साल में कहाँ से पैसा कमाएगी और कहाँ पे पैसा खर्च करेगी।
तो रेलवेज़ को सारा मैनेज करने का जो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ होती हैं वो सब गवर्नमेंट बजट के अंदर दे रखी होती हैं। तो हम गवर्नमेंट बजट के ज़रिए पब्लिक एंटरप्राइजेज़ को मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जीडीपी ग्रोथ। देखिए गवर्नमेंट बजट का मकसद ये है कि हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। मीन्स अगर हम अपने देश के अंदर 2 यूनिट्स बनाते थे तो अब हमें 4 यूनिट्स बनाने हैं, 5 यूनिट्स बनाने हैं। मीन्स हमें अपना जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा के, चाहे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करके, किसी भी तरीके से हमें अपने देश की जीडीपी को बढ़ाना है, तभी हम दूसरे देशों से आगे निकल पाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो गवर्नमेंट बजट के जरिए सरकार क्या काम करती है, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है। अगर सरकार कोई भी रोड बना रही है, डैम बना रही है, तो वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर सरकार कोई इंडस्ट्री लगा रही है तो भी लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो गवर्नमेंट बजट का मकसद होता है लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज़ और बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, जैसे पिछड़े इलाके, ठीक है, बैकवर्ड इलाके, वहाँ पर लोग इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। तो सरकार क्या काम करती है कि वो इलाके कैसे डेवलप हों जो पिछड़े इलाके हैं। तो सरकार ऐसे इलाकों को SEZ के अंदर फिक्स कर देती है और कह देती है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट करेगा उसे कुछ साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ साल तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, या जो वाटर का बिल आएगा उस पर 50% कंसेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके की फैसिलिटी देती है ताकि प्राइवेट सेक्टर वाले वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और इससे वो पिछड़ा हुआ एरिया भी जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ने वाला एरिया तो आगे बढ़ ही रहा है, बट जो पिछड़ा हुआ एरिया है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में घोषित कर देती है ताकि लोग, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, वो भी उन एरिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें और वो एरिया भी डेवलप हो। तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में। तो गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट हैं, बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीप्ट ये बताती है कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा आने वाले 1 साल में, और बजट एक्सपेंडिचर ये बताता है कि सरकार आने वाले 1 साल पर कहाँ पर पैसा खर्च करेगी। अब हम बजट रिसीप्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा हो गया कैपिटल रिसीप्ट। देखिए, चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो, दोनों से सरकार के पास पैसा आएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट की क्या पहचान है। रेवेन्यू रिसीप्ट से जब सरकार के पास पैसा आएगा तो ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी, ना ही सरकार की किसी भी एसेट में कमी आएगी। जैसे सरकार के पास जब टैक्स के जरिए पैसा आता है तो ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही सरकार की किसी भी एसेट के अंदर कमी आती है। जब सरकार के पास फाइन के जरिए पैसा आता है तो ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही सरकार की एसेट में किसी भी तरीके की कमी आती है। अब हम बात करते हैं कि जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट की 2 सोर्सेज हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखिए, सरकार एक तो टैक्स के जरिए पैसा कलेक्ट करती है और एक नॉन टैक्स सोर्सेज के जरिए पैसा कलेक्ट करती है। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जिसके ऊपर सरकार लगाती है, उसे टैक्स का पेमेंट सरकार को करना होता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कितने तरीके के टैक्स होते हैं। तो एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेस लिखा है, प्रोग्रेस का मतलब बढ़ना। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, अमीरों पे बर्डन ज़्यादा लगता है और गरीबों पे बर्डन कम लगता है। तो आई होप ये प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में आ गया होगा। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स में गरीबों पे बर्डन ज़्यादा पड़ते हैं, अमीरों पे बर्डन कम पड़ता है। जैसे इसमें एक टैक्स की रेट फिक्स है 10%। अगर मान के चलिए कोई भी गरीब आदमी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा है, मार्केट से साबुन खरीदने के लिए जा रहा है, तो गरीब आदमी को भी 10% टैक्स देना है और अमीर आदमी को भी 10% टैक्स देना है। तो जब अमीर आदमी 10% टैक्स दे रहा है तो उसकी सेहत पर तो कोई असर पड़ना नहीं है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की अर्निंग है। अब जब एक गरीब आदमी उस साबुन पर टैक्स दे रहा है तो उसकी सेहत पर असर पड़ता है, क्योंकि उसके पास तो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत थोड़ी सी है, वो 5,000 कमा रहा है, 6,000 कमा रहा है, तो फिर यही सी बात है, उसकी सेहत पर असर पड़ता है। इसका समझ में आ गई थी चीज़। अब नेक्स्ट आते हैं, एक होता है वेट और एक होता है स्पेसिफिक टैक्स। वेट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम जान सकते हैं जीएसटी। जीएसटी जो है एक तरीके का वेट है। जीएसटी की फुल फॉर्म पता है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आप अपने गुड्स के अंदर वैल्यू को ऐड करते जाएंगे तो हर एक वैल्यू एडिशन पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, उसी को हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है जीएसटी। फिर आता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो कमोडिटी के साइज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से लगता है, उसे हम स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर वो लगता है उसी को वो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, वो अपना बर्डन किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स
आपकी इनकम पर लगेगा तो आपको ही पेड करना पड़ेगा, आप उसका बर्डन किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गई थी चीज़। वेल्थ टैक्स भी हमारा एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। जिसकी वेल्थ पर वो टैक्स लगेगा उसी को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, वो उसका बर्डन किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। अब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर लगता है वो उसका बर्डन दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स दिया उसका बर्डन वो किस पे कर देगा, होलसेलर पे शिफ्ट कर देगा। होलसेलर ने जो टैक्स पेड करा उसका बर्डन वो रिटेलर पे शिफ्ट कर देगा। रिटेलर ने जो टैक्स दिया वो उसका बर्डन किस पे शिफ्ट कर देगा, कस्टमर पे शिफ्ट कर देगा। फाइनली उसका बर्डन जो बियर करना पड़ेगा वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी इसका एग्जाम्पल है। होलसेलर अपनी जीएसटी रिकवर कर लेता है, मैन्युफैक्चरर अपनी जीएसटी रिकवर कर लेता है, रिटेलर अपनी जीएसटी रिकवर कर लेता है, बट कस्टमर अपनी जीएसटी रिकवर नहीं कर सकता। तो उसका फाइनली जो बर्डन बियर करना पड़ता है वो कस्टमर को करना पड़ता है। समझ में आ गई थी जी। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसीव के बारे में। तो सबसे पहला है फीस। सरकार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बदले में क्या लेती है, हम लोगों से फीस लेती है। जैसे अगर हमें पासपोर्ट बनाना है तो हमें सरकार को फीस देनी पड़ेगी। अगर हमें ज़मीन की रजिस्ट्री करानी है तो हमें सरकार को फीस देनी पड़ेगी। अगर हमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो हमें सरकार को फीस देनी पड़ेगी। तो फीस के जरिए सरकार की अर्निंग होती है। अब नेक्स्ट आता है फाइन। अगर हमने किसी भी तरीके का लॉ ब्रेक करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार की फाइन के जरिए भी अर्निंग होती है। नेक्स्ट आता है ग्रांट एंड डोनेशन। तो सरकार को अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्सेज से ग्रांट्स मिलती हैं, डोनेशंस मिलती हैं, जिसके जरिए सरकार की अर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा एस्टीट। एस्टीट क्या होता है कि मान के चलिए इंडिया के अंदर कोई बंदा रहता है, उसके आगे नहीं है ना कोई इसके पीछे है, और वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेती है। इसके जरिए भी सरकार की अर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल असेसमेंट। अगर मान के चलिए सरकार ने आपके आसपास, आपके घर के आसपास क्या काम करा, कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जिसके से आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, तो सरकार आपसे स्पेशल असेसमेंट के नाम पर पैसे लेती है। इसके जरिए भी सरकार की अर्निंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देखिए रेलवेज है, बीएसएनएल है, इनके जरिए सरकार की अर्निंग होती है। जब ट्रेन चलती हैं, आप लोग जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, इसके सोर्सेज से सरकार के पास पैसा आता है। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीव के बारे में। देखिए कैपिटल रिसीव के जरिए सरकार के पास पैसा आता है, बट पैसा आने के बाद क्या चीज़ होती है, ये बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। कैपिटल रिसीव के जरिए जब सरकार के पास पैसा आता है, वो जब पैसा आएगा सरकार के पास, इन दो चीज़ों में से एक चीज़ सरकार के साथ जरूर होगी। या तो सरकार की कोई एसेट कम हो जाएगी या सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? या तो कोई एसेट कम हो जाएगी या तो सरकार की कोई लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूँ। सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया। जब सरकार ने एयर इंडिया बेचा तो सरकार की एसेट कम हो गई और सरकार के पास पैसा आ गया। अब सरकार ने क्या काम करा, मान के चलिए अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सरकार ने क्या काम करा, आरबीआई से लोन ले लिया या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। जब सरकार आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी तो क्या होगा, सरकार के पास पैसा आएगा बट सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों एक्सपेंडिचर के जरिए से सरकार के पास से पैसा जाएगा। अब समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस है क्या। तो पहला समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जरिए सरकार के पास से पैसा जाएगा तो ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम होगी, ना ही सरकार की कोई एसेट बढ़ेगी। जैसे सरकार पेंशन देती है, ठीक है, जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन देती है, तो ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही सरकार की कोई एसेट बढ़ती है। सरकार सैलरी देती है, तो जब सरकार सैलरी देती है तो ना तो सरकार की कोई एसेट क्रिएट होती है, ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहचान ये है कि सरकार का पैसा तो खर्च होगा, ना तो इस पैसे खर्च होने की वजह से सरकार की कोई एसेट बढ़ेगी, ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी में कमी आएगी। अब हम चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी सरकार का पैसा खर्च होगा, बट इन दो चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए जब सरकार अपना पैसा खर्च करती है तो या तो सरकार के पास कोई एसेट आ जाती है, या सरकार की कोई एसेट बढ़ जाती है, या सरकार की कोई एसेट क्रिएट हो जाती है, या तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो जाती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सरकार ने अपनी कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बना ली, कोई कंपनी बना ली। तो सरकार ने अपनी कोई कंपनी बनाई तो क्या हुआ, सरकार की एक एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है, सरकार की एक एसेट बढ़ गई। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था, अब वो जो लोन लिया था उसका सरकार ने पेमेंट कर दिया, तो सरकार के पास से पैसा तो चला गया बट सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन दो चीज़ों में से एक चीज़ तो ज़रूर होगी, या तो सरकार की कोई एसेट बढ़ जाएगी या सरकार की कोई लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट के बारे में।
तो पहला होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो बजट होता है जहाँ पर सरकार की रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, उसे बैलेंस बजट बोला जाता है। जैसे सरकार की कमाई भी 10 रुपये की है और सरकार के खर्चे भी 10 रुपये के हैं, तो इसे बैलेंस बजट बोला जाएगा। फिर अगला है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट वो बजट होता है जिसके अंदर सरकार की रिसीप्ट ज़्यादा होती हैं और एक्सपेंडिचर सरकार के कम होते हैं, तो उसे सरप्लस बजट बोला जाता है। फिर नेक्स्ट होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट वो बजट होता है जब सरकार के खर्चे ज़्यादा होते हैं और सरकार की रिसीप्ट कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको ऑलरेडी डिसाइडेड कर चुके होते हैं हम अपने प्लान्स के अंदर कि हमें इस साल हॉस्पिटल्स बनाने हैं, इस साल हमें स्कूल्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी पहले डिसाइडेड होती हैं वो प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड नहीं होते, जैसे हमने डिफेंस पे पैसा खर्च कर दिया, सब्सिडी पे पैसा खर्च कर दिया, तो जो ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड नहीं होते। करेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। बजट डेफिसिट कब होता है, जब सरकार के खर्चे ज़्यादा होते हैं और सरकार की रिसीप्ट कम होती है। तो फॉर्मूला क्या है बजट डेफिसिट को निकालने का, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीव। इसके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, बजट डेफिसिट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बजट डेफिसिट के बारे में। तो पहला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कब निकल कर आता है, जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं सरकार के रेवेन्यू रिसीप्ट से। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब देखिए, अगर रेवेन्यू डेफिसिट निकल कर आता है तो सरकार इसको ठीक कैसे कर सकती है, उसके लिए क्या मेजर लेती है। तो सरकार बोरोइंग करती है या सरकार अपनी एसेट्स सेल कर देती है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हम टोटल बोरोइंग्स भी कह सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला एक और है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव अदर देन बोरोइंग्स। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो इसकी टोटल रिसीव है इसके अंदर बोरोइंग इंक्लूड नहीं होती। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट कब निकल कर आती है, जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं टोटल रिसीव से, बट उस रिसीव के अंदर बोरोइंग इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। अगर फिस्कल डेफिसिट निकल कर आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सरकार बोरोइंग्स करती है, बाहर वालों से उधार लेती है, या डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कर सकती है, करेंसीज भी छाप सकती है। बट सरकार बेसिकली सबसे पहला काम ये करती है कि वो बोरोइंग के जरिए उधार पैसा ले लेती है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को हम टोटल बोरोइंग से भी शो करते हैं। अगर सरकार ज़्यादा पैसा उधार लेगी तो ऐसे कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि देश जो है वो कर्जे के अंदर डूब जाएगा, डेब्ट ट्रैप। ठीक है, फिर अगला ये होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। जब हम दूसरे देश से कर्जा ले लेंगे तो हमारी करेंसी जो है, कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्री पर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर हमारा अगर बार बार फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो हम बार बार बाहर वाली कंट्रीज़ को उधार पैसा लेने के लिए, ठीक है, विवश हो जाएंगे और बार बार हम बाहर वाली कंट्रीज़ से पैसा उधार लेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि भाई आज जो आप कर्जा ले रहे हो उस कर्जे का पेमेंट आपको भी करना पड़ेगा और आपके आने वाली जनरेशन को भी करना पड़ेगा, तो एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाएगा फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग, ठीक है, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये बात ध्यान रखिए, जो प्रॉब्लम्स हमें फिस्कल डेफिसिट में फेस करनी पड़ती है वही प्रॉब्लम्स जो है वो प्राइमरी डेफिसिट में भी फॉलो करनी पड़ती है। समझ में आ गई थी? बस खाली इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होती, बस इतना जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती प्राइमरी डेफिसिट के अंदर। और आई होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया।